हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में आने वाली परेशानियों और संघर्षों से ज़रूर कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। तो चलिए फिर आज की क्लास करते हैं स्टार्ट। तो आज की क्लास में हम कंप्यूटेशनल एंड थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग ये करने वाले हैं, जिसका मैं आज कराऊंगी आपको कंडीशनल स्टेटमेंट। ऑल्दो मैंने ये कुछ कुछ बेसिक्स आपको बता भी दिया था, है ना। तो ये जो क्वेश्चंस दिए ना, एग्जाम्पल्स जो दिए हैं, मैं पहले ये इनके एग्जाम्पल्स कराऊंगी, उसके बाद मैं आपको इटरेटिव स्टेटमेंट्स कराऊंगी आज की क्लास में। ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। ठीक, तो पहला इसमें एग्जाम्पल क्या बोल रहा है कि एब्सोल्यूट नंबर आपको निकालना है। अब एब्सोल्यूट नंबर क्या होता है अगर आप ये मुझसे पूछें, तो एब्सोल्यूट नंबर मतलब होता है पॉजिटिव नंबर। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए क्या बोला है, यदि संख्या 0 से छोटी होती है तो उसको आप -1 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? क्योंकि हमको नंबर को बताना है एब्सोल्यूट पॉजिटिव। ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर को ही क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट नंबर बोलते हैं। आप इतना बस याद रखिए, बस आपका काम अब बन जाएगा। और आपको किसी भी नंबर को पॉजिटिव बनाने के लिए उसको -1 से करना होता है मल्टीप्लाई। तो पहले तो आप चेक करना कि जो आप नंबर एंटर कर रहे हैं क्या वो 0 से बड़ा है। अगर वो 0 से बड़ा है मतलब कि वो पहले से ही क्या है, एब्सोल्यूट है। लेकिन अगर वो यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाता है, उस केस में फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उस नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -1 से। ठीक है। तो वो आंसर फिर उसके बाद आ जाएगा एब्सोल्यूट में। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, पहले हम तो क्या करेंगे, यूजर से ही एक इनपुट लेंगे और हमको पता है केवल इनपुट फंक्शन यूज करेंगे, तो ये बन जाएगा बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग टाइप। अब इसको हमको बनाना पड़ेगा इंटीजर में। ठीक है। इसके बाद हम पहले जो भी हमारा नंबर है उसको एब्सोल्यूट वैल्यू में स्टोर कर देंगे ताकि हम समझ पाए एब्सोल्यूट वैल्यू है या नहीं। अब देखो यहाँ पर मैं चेक करती हूँ क्या मेरा नंबर जो है वो 0 से छोटा है। अगर 0 से छोटा होगा ना, तब मैं उसको माइनस नम करूंगी, मतलब उस नंबर को -1 से मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक है। माइनस में कन्वर्ट कर दूंगी, आप ऐसा समझो, सीधे मैंने यहाँ पर माइनस में कन्वर्ट कर दिया है नंबर को। ठीक। उसके बाद में उसको एब्सोल्यूट वैल्यू में फिर स्टोर कर दूंगी और मैं बोलूंगी कि अब जो है मेरा नया नंबर वो एब्सोल्यूट बन गया है। और मान लो यहाँ पर पहला ही जो नंबर आपने किया वो नंबर जो है 0 से बड़ा था, तब कुछ नहीं है, तो आप यहाँ पर एल्स कंडीशन लगा सकते हो और एल्स लगा के आप यहाँ पर बता दो कि जो नंबर है वो कैसा है, एब्सोल्यूट है। ठीक है। ऐसा आप दे सकते हो। मैं इसको आपको रन करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, पहले हमने नंबर लिया यूजर से, उसको एब्सोल्यूट में रखा। उसके बाद मैं यहाँ पर चेक करी हूँ कि मेरा नंबर कैसा है। अगर छोटा होगा तो ये वाला काम होगा, और अगर नंबर 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा तो ये एल्स वाला काम हो जाएगा। ठीक है। मैं इसको रन करके दिखाती हूँ आपको। ये अब नंबर मैं जैसा एंटर करूंगी उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। अगर मैंने यहाँ पर 0 से बड़ा नंबर कुछ एंटर कर दिया, मान लो 10, इसको एंटर करूंगी तो फिर ये एल्स ब्लॉक वाला चलेगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ही करके वो एब्सोल्यूट नंबर दे देगा। लेकिन मैं फिर से इसी को रन करती हूँ। अब यहाँ पर जो नया नंबर दूंगी ना मैं, वो नंबर मैं नेगेटिव में दूंगी, जैसे माइनस करके मैं दे देती हूँ 2। अब ये नंबर जो है एब्सोल्यूट नहीं है, इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस नम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उस नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई हम कर देंगे, यहाँ पर नेगेटिव को पॉजिटिव बना देंगे। इसके बाद मैं एंटर करती हूँ, तो इसके बाद मैं एंटर करती हूँ। देखिए अब क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यूज करके यहाँ पर चेंज कर देगा नेगेटिव को पॉजिटिव में। तो इस तरह से एब्सोल्यूट का प्रोग्रामिंग होगा। एब्सोल्यूट वैल्यू को कन्वर्ट करने के लिए आपको बस उस नेगेटिव नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट इसमें सिलेबस में दिया था डिविजिबिलिटी। तो कोई नंबर जो है वो पूरी तरह से पहले नंबर से डिवाइड है कि नहीं, ये चेक करने के लिए यहाँ पर मैंने प्रोग्राम लिखा है। देखो दो नंबर मैंने लिया यूजर से, एक नंबर 1 एक नंबर 2। अब मैं यहाँ पर पहले चेक करूंगी क्या जो मेरा नंबर 1 है, इसको जब मैं नंबर 2 से डिवाइड कर रही हूँ तो मेरा जो रिमाइंडर आ रहा है वो 0 आ रहा है क्या। अगर मेरा रिमाइंडर जो है वो 0 के बराबर है, मतलब वो नंबर पूरी तरह से डिविजिबल है ना, पूरी तरह से डिविजिबल है, तो मैं ये प्रिंट कर दूंगी। अदरवाइज अगर वो नंबर इसके बराबर नहीं होता, मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है, तब हम एल्स ब्लॉक का जो कंडीशन है वो यहाँ पर कर देंगे कि ये जो मेरा नंबर 1 था उसकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, जो यूजर ने प्रिंट किया होगा वो इज नॉट डिविजिबल बाय करके यहाँ पर नंबर 2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। चलो वैसे ये इजी है, लेकिन बस ये है कि पाइथन में इसकी प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं ये मैं बस आपको दिखाना चाहती थी। ठीक है। एज इट इज प्रोग्राम है, मैं इसको रन करती हूँ। अब मैं आउटपुट अगर देती हूँ ऐसा कि नंबर पूरी तरह से डिवाइड ना हो, जैसे कि मैं 5 को
5 दे देती हूँ पहला नंबर, दूसरा 2 देती हूँ, तो ये आपको भी पता है कि इसका रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं होगा, पूरी तरह से ये डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 5 इज नॉट डिविजिबल बाई 2। लेकिन इसी को मैं एक बार और रन करती हूँ, अब मैं पूरी तरह से डिवाइड हो जाए ऐसा नंबर देती हूँ, जैसे 4 पहला दे देती हूँ और दूसरा मैं दे देती हूँ 2 यहाँ पर, फिर मैं एंटर करती हूँ ना, तो अब देखिए यहाँ पर क्या आ जा रहा है कि 4 इज डिविजिबल बाई 2। तो इस तरह से आप इफ एल्स ब्लॉक का यूज करके डिविजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं। इफ एल्स मैंने ये पहले ऊपर वाले क्लास में कराया था, मतलब इससे पहली वाली जो क्लास थी क्लास 4 में मैंने बता दिया था। तो यहाँ पर मैं इफ एल्स के प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स आपको करा के दिखा रही हूँ, क्योंकि ये सिलेबस में दिया है। अब जैसे 3 नंबर को आपको सॉर्ट करना है, 3 नंबर आप ले लिए, एक रखिए एक्स में, एक वाई में रखिए, एक जेड में रखिए। अब 3 यहाँ पर वेरिएबल ले लिए, मीन, मिड और मैक्स। पहले में इन तीनों की वैल्यू आप नॉन रख दियो, ठीक है, इनिशियल वैल्यू नॉन है अभी। अब पहले चेक करोगे कि आपने जो x में वैल्यू रखा है वो क्या y से छोटा है, और क्या वो x z से भी छोटा है, मतलब y से भी छोटा है, z से भी छोटा है, मतलब कि x जो है छोटा है y और z से, दोनों से। इतना तो क्लियर है। लेकिन y जो है वो z से छोटा है क्या, ये भी चेक करो, ठीक है। तब आपको पता चलेगा कि सबसे छोटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, x, फिर y, फिर z, इस तरह से। तो आप x की वैल्यू को मीन में रख देना, y की वैल्यू को मीन में रख देना, z की वैल्यू को मैक्स में। और अगर ऐसा नहीं है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर y बड़ा हो जाएगा z से, है ना। तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू तो मीन में ही रहेगी, लेकिन मीन वैल्यू अब y ना होके z हो जाएगी और मैक्स वैल्यू हो जाएगी y, ठीक है। इसी तरह से आप अलग 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 कंडीशन यहाँ पर दे देंगे। इसको मैं आपको रन करवा के दिखाती हूँ। इसको आप, पहला जो लॉजिक है ना, उसी लॉजिक पे दूसरे सभी लॉजिक्स यहाँ पर डिपेंड करते हैं। इसमें जो फंक्शन यूज हुआ है वो एलिफ फंक्शन यूज हुआ है। मैं इसको रन करके दिखाऊं आपको। तो अब यहाँ पर, अरे ये तो दूसरा ही कुछ था, सॉर्टिंग वाला है ना। इसको पहले मुझे ना स्टॉप करना पड़ेगा, स्टॉप करने के बाद ही अब ये सॉर्टिंग वाला चलेगा प्रोग्राम। ये अब मैं नंबर यहाँ पर कोई भी 3 दे देती हूँ, मान लो पहला नंबर दे देती हूँ मैं 1, 1 ना देते, 5 देते हैं ना। सॉर्टिंग में नहीं देंगे हम, इधर उधर देंगे नंबर्स को, ये ठीक है। फर्स्ट नंबर 5 दिया, दूसरा नंबर 1 दिया, थर्ड नंबर 2 दे दिया हमने। अब इसको एंटर करोगे तो असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर देगा और ये बोलेगा ये 1 2 5 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये काम होता है इसमें। ये तो नंबर ऑफ असेंडिंग करके इसमें जो भी मेन, मैड और मैक्स की वैल्यू जिसमें जिसमें कंडीशन ट्रू होगा ना, उसी वाले को यहाँ पर ये दे देगा आपको, ठीक है। तो ये सॉर्टिंग करने का है, असेंडिंग ऑर्डर में इस तरह से आप सॉर्ट कर सकते हैं। एक यहाँ पर ना, ये एनसीईआरटी की बुक से मैंने लिया है, और ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया है कि 0 से 199 तक, मतलब कि आप समझ रहे हैं ना, 3 डिजिट का आप कोई नंबर, 3 डिजिट का कोई आप एक नंबर रखो, 3 डिजिट से अंदर का ना, आप 1 डिजिट भी रख सकते हो, 2 डिजिट और 3 डिजिट। तो आपको ये प्रोग्रामिंग बताएगा कि ये जो है वो किस डिजिट का है, कितने डिजिट का ये नंबर है, 1 का है, 2 का है, 3। देखो, हम राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट एन इंटीजर इन रेंज इतने से इतना तक की यूजर इनपुट करे कोई भी नंबर, एंड देन प्रिंट इफ द इंटीजर एंटर्ड इज 1 2 और 3, इसमें से किस डिजिट का नंबर है जो यूजर ने एंटर किया है, ये बताना है। जैसे कि यूजर ने अगर 2 कर दिया तो आपको बताना है ये 1 डिजिट का नंबर है। अगर यूजर ने 22 एंटर किया होगा तो बताना है 2 डिजिट का है। अगर यूजर ने 222 एंटर किया होगा तो आपको बताना है यूजर ने 3 डिजिट का नंबर एंटर किया है, ये बताना है आपको, ठीक है। इसको मैं रन करके आपको दिखाती हूँ। मैंने सारा प्रोग्राम ना यहाँ पर पहले से ही करके दिखा दिया था। ये कौन सा वाला नंबर है, 0, अब ये एलिफ है मुझे लग रहा है, हाँ ठीक है। ये डिजिट चेक करने वाला है, इसको कर देते हैं हम रन। अब मैं जो भी नंबर दूंगी ना उसके डिजिट को बताएगा, जैसे कि मैं 2 दे देती हूँ, एंटर कर देती हूँ, तो ये बोल रहा है कि 2 डिजिट नंबर इज एंटर्ड, इस तरह से, ठीक। अब इसमें लॉजिक हम कैसे लगाए हैं कि पहले तो हम यूजर से एक नंबर इनपुट ले लेंगे। अब चेक करेंगे क्या नंबर जो है वो 0 से छोटा है, पहले तो ये होना चाहिए, तभी वो क्या है हमारा प्रोग्राम आगे बढ़े, अदरवाइज यहीं पर इनवैलिड एंट्री बोले और ये प्रोग्राम हो जाए टर्मिनेट, क्योंकि यहाँ पर यूजर 0 से 999 तक ही नंबर एंटर करेगा, उसका ही हम डिजिट बताएंगे। अब अगर ये वाला कंडीशन हो जाता है फॉल्स, ठीक है ना, तब हमको क्या करना है, अब चेंज करना है, ठीक है। क्या कि अब जो यूजर ने नंबर एंटर किया है क्या वो 10 से छोटा है, 10 से छोटा मतलब 0 से लेकर 9 तक के, तो 9 तक के, 0 से लेकर 9 तक के हैं, मतलब वो सिंगल डिजिट नंबर हो जाएगा। फिर
जो नंबर है वो 10 से छोटा होना चाहिए, ठीक है, 10 से छोटा होना चाहिए। तो 10 से छोटा होगा मतलब 2 डिजिट्स नंबर होंगे, और अगर वो 999 से छोटा होगा मतलब कि वो 3 डिजिट्स वाले नंबर होंगे। और इस तरह से अगर मान लो वो इससे भी ऊपर कर देता है, मतलब कि मान लो उसने कर दिया इस तरह से कुछ एंटर जो कि 3 डिजिट से भी बड़ा था, तब हम उसको बोलेंगे इनवैलिड एंट्री है, ठीक। इस तरह से काम करेगा। अभी मैंने ये आपको प्रोग्रामिंग करके भी दिखा दिया जिसका लॉजिक ये था, ठीक। कि बस आप नंबर को कंपेयर करो कि वो 10 से छोटा है, 100 से छोटा है, या 999 से छोटा है, या उसके बराबर है। जैसे कि अगर आप 999 भी अगर देंगे तब भी वो 3 डिजिट नंबर है, तो इसलिए ये प्रिंट होना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर इक्वल टू दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट अब इटरेटिव स्टेटमेंट यहाँ पर पढ़ेंगे। इटरेटिव मतलब समझ रहे हैं ना, 3 स्टेटमेंट हम इसके अंदर 2 स्टेटमेंट पढ़ेंगे बेसिकली। एक होता है फॉर लूप और दूसरा होगा व्हाइल लूप। ये 2 हम पढ़ के देखेंगे और साथ में प्रोग्रामिंग भी समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं इटरेटिव स्टेटमेंट्स हैं क्या। तो जिन्हें लूपिंग स्टेटमेंट भी आप बोलते हैं, इनका उपयोग किसी भी इंस्ट्रक्शन के सेट को जब बार बार आपको क्या करवाना हो, एग्जीक्यूट करवाना हो, तब आप यूज करेंगे किनका, इन इटरेटिव स्टेटमेंट का। पाइथन में फॉर लूप को काउंटिंग लूप भी बोलते हैं, जिसे तब उपयोग करते हैं जब हमें पहले से पता हो कि लूप कितनी बार चलेगा। ये पहले से आपको पता हो ना कि कितनी बार लूप चलने वाला है, मतलब आप या तो रेंज में वैल्यू दे रहे हो या तो फिर सीक्वेंस डेटा टाइप दे रहे हो जिसमें एलिमेंट्स जो है पहले से डिसाइडेड है कि कितने एलिमेंट्स हैं, वो पहले से पता है, तो उतने बार ही वो लूप चलेगा। कितनी बार लूप चल रहा है ये काउंटिंग डिसाइडेड है, तब आप देंगे फॉर लूप, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फॉर लूप का आपको सिंटेक्स बताऊं तो आपको लिखना क्या है, सबसे पहले आपको फॉर लिखना है। फॉर के बाद कोई भी आप एक वेरिएबल यूज कर लिए। ये वेरिएबल मेनली ना ट्रैवर्स करने का काम करेगा। ट्रैवर्स मतलब विजिट ईच एलिमेंट एट वंस, मतलब हर एलिमेंट को जाके एक बार वो विजिट करेगा, और वो भी सीक्वेंस में ना, सिक्वेंशियली सिक्वेंशियली ये करेगा। जैसे कि आप क्या कर देते हो, एक लिस्ट बना देते हो ए, जिसमें मैं ये वैल्यूज रख देती हूँ 10 20 30। तो मेरा जो ये वेरिएबल होगा, मान लो मैं फॉर के बाद यहाँ पर x लगा दी हूँ, तो ये x वेरिएबल पहले मेरे इंडेक्स वैल्यू 0 के एलिमेंट को विजिट करेगा, फिर इसको करेगा, फिर इसको करेगा। इस तरह से काम करेगा मेरा ये वेरिएबल। उसके बाद इन ये कीवर्ड आपको देना है, उसके बाद सीक्वेंस में आपको जो भी वेरिएबल है ना उसका नाम दे देना है इस तरह से, और लास्ट में लगा देना है कोलोन, ठीक है। तो अब ये स्टेटमेंट कब तक के चलेगा, जब तक के ये जो एलिमेंट है उसको इंडेक्स मिलता रहेगा, ठीक है। मतलब कि 0 1 2 के लिए कुछ ना कुछ ये जो भी आप यहाँ पर ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे वो एग्जीक्यूट करता रहेगा, लेकिन जैसे ही इंडेक्स आउट ऑफ रेंज हो जाएगा, मतलब 3 के बाद ये 4th नंबर में एलिमेंट में चला जाएगा या इंडेक्स 3 वैल्यू में चला जाएगा, तो ये अपने आप हो जाएगा टर्मिनेट। मैं इसको आपको करके दिखाऊंगी नीचे वाले एक आध एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि यहाँ पर देखो इस तरह से, पहले इजी वाला एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखाती हूँ कि बस आप प्रिंट करना चाह रहे हो वैल्यू तब, ठीक है। तो ये ना कौन से वाले में है, फॉर लूप है, जनरल फॉर लूप, ठीक है। इन तीनों को ही मैं अभी कमेंट में रख देती हूँ, मैं आपको इजी एग्जाम्पल इसका करके दिखाती हूँ कि किस तरह से होगा, ठीक है। एंटर कर देते हैं हम, जैसे कि यहाँ पर ए लिए थे ना, तो ए ही ले लेते हैं। ए इक्वल टू मैं यहाँ पर क्या कर देती हूँ, 3 वैल्यूज रख देती हूँ, 10 20 30, ठीक है। अब इसके बाद ना इसी को मैं विजिट कराऊंगा यूजिंग फॉर लूप। कैसे कराऊंगी, फॉर आई एक्स बना देते हैं, चलो एक्स एक्स इन करके आपको क्या देना है, सीक्वेंस डेटा टाइप का जो भी आप वेरिएबल बनाए हो वो ए। अब मैं यहाँ पर इसको कोलोन लगाती हूँ और एंटर करके यहाँ करा देती हूँ इसको प्रिंट। प्रिंट किसको करवाऊंगी मैं, एक्स को, क्योंकि एक्स से विजिट हो रहा है तो एक्स को ही प्रिंट करवाऊंगी। अब मैं इसको आपको रन करके दिखाती हूँ, तो सभी एलिमेंट्स एक एक बार विजिट होके दिखेंगे, पहले 10 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 30 आएगा। तो इस तरह से आप फॉर लूप लगाते हैं किसी सीक्वेंस में। मेनली ये ज्यादातर ना सीक्वेंस में या तो रेंज में यूज होता है। अब रेंज क्या होता है हम लोग नीचे पढ़ेंगे, ऑल दो रेंज क्या होता है हमको पढ़ना पड़ेगा ही, पढ़ेंगे नीचे, ठीक है। पर अभी फॉर लूप समझ में आ गया, ओके। अब यहाँ पर क्या लॉजिक काम कर रहा है ये मैं पहले आपको बताती हूँ। देखो आपने फॉर करके यहाँ पर एलिमेंट नाम का एक वेरिएबल बनाया, इन कीवर्ड लगाया। अब यहाँ पर आप पहले से ही लिस्ट पास कर दिए सीधे, ठीक है, वेरिएबल के थ्रू नहीं, सीधे लिस्ट पास कर दी जिसमें ये 4 एलिमेंट है। अब प्रिंट क्या करवा रहे हो कि एलिमेंट में +2 ऐड करना है और एंड में आपको इक्वल टू लिखना है,
ठीक है, ये वाला मैं आपको पहले बताई थी बेसिक्स जब मैं पढ़ा रही थी, बेसिक्स वाला क्लास 2 में देखिएगा, तो इसका मैं यूज बताई थी कि एंड इक्वल टू अगर आप इस तरह से देंगे तो यहाँ पर लास्ट में इस तरह से स्पेस खाली है ना, तो बस एक स्पेस दे देगा वो। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये स्पेस दिया है बस एक। ठीक है, एंड इक्वल टू करके आप जो भी देंगे उसी को वो क्या कर देता है, लास्ट में लिख देता है। तो इस तरह से काम करेगा। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या करना है, काम कैसे करेगा मैं ये बताऊँ। तो एलिमेंट पहला क्या है, 10, तो पहला एलिमेंट 10 है तो इसमें +2 ऐड करके देगा। उसके बाद दूसरा एलिमेंट क्या है, 15, तो इसमें +2 ऐड करके देगा। फिर तीसरा एलिमेंट है 20, इसमें ऐड करके देगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट है क्या, यहाँ पर 25, तो उसको ऐड करके देगा। इस तरह से आपको जो है रिजल्टिंग मिलेगा। ठीक है, इसको मैं रन करके दिखाती हूँ आपको। ये इसको कमेंट में डाल देते हैं हम अभी फिलहाल। अब हमको कमेंट से हटाना है कौन सा, ये वाला ना, तो इसको मैं कमेंट से हटा देती हूँ और यहाँ पर कमेंट लगा देती हूँ। ठीक, इसको मैं रन करके दिखाती हूँ आपको। तो देखिए सबसे पहले क्या आ गया यहाँ पर, 10 + 2 12, 15 + 2 17, 20 + 2 22, और 25 + 2 जो है वो क्या बन जाएगा, 27। ठीक है, इस तरह से आउटपुट आपको मिलेगा। सेकंड वाले में क्या बोला है कि एंड को आपको क्या करना है, एंड के बीच में ये रखना है। तो आपने क्या किया है, ये कैर। ठीक है, तो पहले कैरेक्टर और दूसरे कैरेक्टर के एंड में वो क्या करेगा, ये मतलब पी और वाई के बीच में ये करेगा, फिर वाई और टी के बीच में ये करेगा, ऐसे काम करेगा। मैं इसको रन करके दिखाती हूँ आपको। ठीक है, इस तरह के हमने सभी प्रोग्रामिंग्स वैसे तो कर लिए थे, है ना, पर मैंने सोचा कि फॉर लूप के साथ ये कैसे काम करेगा, मैं ये भी साथ के साथ बताती चलूँ आपको। ठीक, ठीक, देखिए पहले पी, उसके बाद पी और वाई के बीच में एंड में ये दे दिया, फिर वाई और टी के बीच में ये दे दिया। तो इस तरह से ये सेपरेटर का काम कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर क्या देगा, तो एक लिस्ट आपने पास किया जिसमें 3 वैल्यूज हैं, फॉर वैल इन लिस्ट 1। आप प्रिंट करवा रहे हो वैल्यू। ठीक है, तो ये वही देगा, फिर 10 20 30 जो मैंने आपको स्टार्टिंग में करके दिखाया था ना, ये वही वाला प्रोग्रामिंग ही है। ठीक, इसको मैं रन करके दिखाती हूँ आपको। तो पहले आ जाएगा 10, फिर 20, फिर 30। ठीक है, तो ये आ जाएगा आउटपुट। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं रेंज फंक्शन। इसी के बारे में मैं आपको बता रही थी, बहुत इंपॉर्टेंट है रेंज फंक्शन। तो रेंज फंक्शन क्या होता है ना, इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला तो स्टार्ट होता है, फिर स्टॉप होता है, फिर स्टेप होता है। बेसिकली ये 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल्स तो यहाँ दिए हुए बहुत सारे नहीं है, मैं आपको पहले करके दिखाती हूँ। ठीक, इस वाले लूप से मैं आपको एक एग्जाम्पल करके दिखाती हूँ, रेंज कैसे चलाना है। ठीक, तो इसी में बता देती हूँ। फॉर लूप लगाना, फॉर एक्स इन रेंज करके आप यहाँ पर एक रेंज पास कर देना सीधे। ठीक है, अब ये रेंज कैसे पास करोगे, तो इसकी अगर 3 वैल्यूज होंगी, मान लो ये पहला वैल्यू जो होगा वो स्टार्ट का वैल्यू होगा, दूसरा वैल्यू जो होगा वो स्टॉप का वैल्यू होगा, और तीसरा वैल्यू जो होगा ना वो किसका होगा, स्टेप्स का। 3 वैल्यूज होती हैं ये। ठीक, मैं इसको पहले प्रिंट करवाती हूँ, आपको रिजल्ट दिखाती हूँ, उसके बाद आपको मैं आगे की कहानी बताऊंगी कि ये काम कैसे हो रहा है। यहाँ पर कोड लगाना पड़ेगा फॉर लूप के एंड में। चलो आप करते हैं इसको रन। तो यहाँ देखिए इस तरह से नंबर आ गया 1 से 10 तक। तो इसमें लॉजिक क्या काम किया है, अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपने रेंज में 3 वैल्यूज दिया, पहला वैल्यू, दूसरा वैल्यू और तीसरा वैल्यू, ये तो ये स्टार्ट की वैल्यू होती है, यहाँ से आपका लूप होगा स्टार्ट। ये होता है एंड का वैल्यू, या स्टॉप का वैल्यू भी होता है, यहाँ पर एंड होता है, लेकिन जो भी आप नंबर दोगे उसमें वो -1 करके देगा। जैसे यहाँ पर आउटपुट देखिए, मैंने यहाँ पर दिया था 11, लेकिन गया कहाँ तक है, ये 10 तक है, मतलब स्टॉप वैल्यू क्या था, -1।
ठीक है। अब 1 जो है ये ना इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट को बताता है, इसको बोलते हैं स्टेप की वैल्यू, और ये बताता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। अगर आप पॉजिटिव दोगे तो उतने का वो इंक्रीमेंट करेगा, और अगर आप दोगे यहाँ पर नेगेटिव तो उतने का वो डिक्रीमेंट करेगा। ठीक है, तो ये 1 से स्टार्ट होगा, एक एक का इंक्रीमेंट होगा ना, मतलब पहले 2 फिर 3 फिर 4 5, ये कहाँ तक के चलेगा, -1, मतलब कि 10 तक के चलेगा। ये 11 आपने पास किया है ना, तो वो 10 तक के चलेगा। तो 5 के बाद आएगा 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9, तो लास्ट वैल्यू जो आपको मिलेगी वो है 10, क्योंकि आपने दिया था 11। तो रेंज ऐसे काम करता है। लेकिन इतने में आपका कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर नहीं होगा, आप नहीं समझिएगा कि हमने रेंज पूरा सीख लिया, अभी तो मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पर बाकी है। अगर ऐसा हुआ कि आपने लास्ट वैल्यू नहीं दी है तब, लास्ट वैल्यू आपने नहीं दी है तब, तो ये क्या करेगा, पहले वाले को ना स्टार्टिंग वैल्यू मानेगा और दूसरे वाले को एंडिंग वैल्यू मानेगा। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट ये ना क्या प्रिंट करेगा, एज इट इज। तो डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट जो स्टेप की वैल्यू है वो होता है +1। ठीक है, मतलब इंक्रीमेंट, या फिर जिसको आप 1 लिखते हैं वही। अब मैं इसको आपको रन करके दिखाऊं, तो अगर मैंने यहाँ पर ये वैल्यू नहीं दी है ना, तब भी वो सेम काम करेगा। जैसे अभी भी ये क्या कर रहा था, 1 को इंक्रीमेंट कर रहा था, जो भी वैल्यू है उसको +1 का इंक्रीमेंट करके आपको आउटपुट दे रहा था। अभी भी वो वही काम करेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू ही वही होती है स्टेप की। ठीक है, 1 नहीं दोगे तब भी वो 1 के जैसा ही परफॉर्म करेगा। अब यहाँ पर एक और भी होता है कि रेंज में मैंने कॉमा के पहले एक वैल्यू दिया 2, कॉमा के बाद कुछ वैल्यू नहीं दिया, मतलब कॉमा के बाद कुछ वैल्यू नहीं दिया, नहीं ऐसा, इस तरह से केवल एक वैल्यू दिया है ना, तो ये एंड की वैल्यू को बताएगा। केवल एक दिए हो तो एंड की वैल्यू को बताएगा। और कहाँ तक के चलेगा ये, तो ये चलेगा -1 तक। जैसे यहाँ पर अगर मैं देती 11, तो ये 10 तक के चलता। और बाय डिफॉल्ट फिर स्टार्टिंग वैल्यू क्या रहेगी, एंड की वैल्यू तो आपको पता चल गई, लेकिन स्टार्टिंग वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पर, अगर नहीं दिए आप तो बाय डिफॉल्ट वो 0 से शुरू करेगा। ठीक है, तो मान लो आपको 0 से लेकर 11 तक, 10 तक के नंबर प्रिंट करवाना है ना, तो बस आप 11 दे दो, वो अपने आप प्रिंट हो जाएगा। मैं करके दिखाऊं आपको, ओके देखो, मैं यहाँ पर केवल क्या करती हूँ, 11 दे देती हूँ। ठीक, मतलब स्टॉप की वैल्यू दी हूँ, तो बाय डिफॉल्ट वो 0 से शुरू करेगा प्रिंट करना, और 10 तक के प्रिंट करेगा। मैं आपको रन करके दिखाती हूँ। ये देखिए 0 से शुरू हुआ और कहाँ तक के चला, 10 तक के चला। इतने में क्या कहानी खत्म हो जाता है, नहीं। एक और भी मैं आपको बताती हूँ, इसमें नेगेटिव भी आप स्टेप्स दे सकते हैं। अब नेगेटिव कैसे देंगे, जैसे अभी तक क्या आप यहाँ पर तो दे रहे थे पॉजिटिव, अगर आपको एक का डिक्रीमेंट करना है ना, तब आप क्या करेंगे, यहाँ पर नेगेटिव का स्टेप्स देना शुरू कर देंगे। ठीक, मान लो आपको 10 से 1 तक के नंबर प्रिंट करना है, मतलब रिवर्स ऑर्डर में आप नंबर प्रिंट करना चाह रहे हो, 10 to 1। तब ये कैसे काम करेगा, तो आपको क्या वैल्यू देना पड़ेगा, रेंज दोगे। कहाँ से स्टार्ट होगा, 10 से स्टार्ट होगा। ठीक है, और कहाँ तक के जाएगा ये, तो अगर आप चाहते हो ये 1 तक के जाए, ठीक है, तो आपको क्या देना पड़ेगा यहाँ पर, यहाँ पर आपको देना पड़ेगा 0। ठीक है, तब वो कहाँ तक के जाएगा, 1 तक के जाएगा। ठीक है, और डिक्रीमेंट करना है ना, तो डिक्रीमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, -1। ये 0 जाएगा या कुछ और जाएगा, ये मैं कंफ्यूज हूँ। चलो करके देखते हैं, है ना, करके देखते हैं। तो पहला वैल्यू तो 10 ही रहेगा, 10 से शुरू होगा डिक्रीमेंट होना। हम बोल रहे हैं 0 तक के जाए, और स्टेप की वैल्यू -1 रखते हैं, देखते हैं क्या प्रिंट होता है। ठीक है, F5 कर देते हैं। तो ये देखिए 10 से लेकर 1 तक के प्रिंट कर दिया रिवर्स ऑर्डर में। तो कभी कभी ऐसा भी पूछा, राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स अ नंबर फ्रॉम 10 to 1, इस तरह से अगर दिया तब आप ये 1 लाइन मतलब 2 लाइन का प्रोग्रामिंग लिख के आप बता सकते हैं कि इस तरह से आप नंबर्स को रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे बताइए कि ये ट्रिक आपको कैसा लगा, और क्या मेरे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं। ठीक है, चलो हम लोग करते हैं स्टार्टअप। इसको समझना, यहाँ पर समझ गए ना, अगर आप केवल एक नंबर दिए हो तो स्टॉप को बताएगा, अगर आप 2 नंबर दिए हो तो पहला वाला स्टार्ट, दूसरा वाला स्टॉप को बताएगा, जो कि स्टॉप -1 तक के चलेगा। अगर आप 3 वैल्यूज दिए हो, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप को डिफाइन करेगा। अगर यहाँ पर आप पॉजिटिव देते हो तो वो करेगा इंक्रीमेंट, अगर आप यहाँ पर नेगेटिव देते हो तो वो करेगा डिक्रीमेंट। ठीक है, तो
अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल मुझे करना है 15 से 17 तक के सभी जो भी नंबर्स है उनका क्यूब्स प्रिंट करना है। क्यूब निकालना है मतलब कि मुझे क्या करना पड़ेगा, उसमें पावर 3 करना पड़ेगा। जैसे मुझे 2 का क्यूब निकालना है तो मुझे 2 टू द पावर 3 करना पड़ेगा। मुझे 5 का क्यूब निकालना है तो 5 टू द पावर 3 मतलब कि पावर करना पड़ेगा। और मैंने आपको बेसिक्स ऑपरेटर की क्लास में बताया था, जब आपको पावर करना हो तब आप लोग इस ऑपरेटर का यूज करेंगे। मुझे कमेंट में बताओ इस ऑपरेटर का नाम क्या है। तो इसका नाम मल्टीप्लिकेशन नहीं है भाई। मल्टीप्लिकेशन किसको बोलते हैं या प्रोडक्शन किसको बोलते हैं, जब आप केवल सिंगल ऑपरेटर यूज करो। डबल ऑपरेटर यूज किए मतलब ये क्या है, एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंशियल का काम करेगा ये। ठीक है, तो कैसे काम करना है, आपको 15 से 18 तक के चाहिए, 17 तक चाहिए तो एक वैल्यू ज्यादा देना पड़ेगा क्योंकि स्टॉप जो है वो -1 तक चलता है। अगर आप 17 दे दोगे तो ये 16 तक जाएगा, तो इसलिए हम 18 देते हैं ताकि वो 17 तक के जाए। ठीक, फॉर आई इन रेंज ये। अब आई की वैल्यू को आपको प्रिंट करवाना है क्योंकि आई नाम का वेरिएबल बनाया हूँ, लेकिन केवल आई को प्रिंट नहीं करवाना, जो भी आई रहेगा उसमें मैं 3 का मल्टीप्लीकेशन करूंगी, है ना, 3 का मल्टीप्लीकेशन करूंगी। मल्टीप्लीकेशन मतलब एक्सपोनेंट करूंगी, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी क्यूब ऑफ नंबर आई इज करके ये दे दूंगी, तो यहाँ पर आई की जगह में वेरिएबल्स हो जाएंगे प्रिंट। ठीक है, अब मैं इसको रन करके दिखाती हूँ आपको। ये रेंज का एग्जाम्पल है और रेंज है हमारा यहाँ। पहले हम इन दोनों को रखते हैं किसमें, कमेंट में। इसको मैं रन करवाऊंगी तो पहले क्या करेगा, 15 का क्यूब देगा, फिर 16 का, फिर 17 का। ठीक है, इन तीनों का क्यूब आपको दे देगा। मैं रन करके दिखाती हूँ इस तरह से। देखिए क्यूब ऑफ करके आई की जगह में 15 रखा, एज की जगह में इस, ये याद रखिए डबल कोट्स में रख रहे हैं तो वो एज अ स्ट्रिंग, एज अ मैसेज वो होगा। ठीक है, और उसको अगर आपको वेरिएबल्स में इसमें प्रिंट करवाना है ना तो कॉमा के बाद उसको वेरिएबल को आपको देना है। ठीक है, जैसे क्यूब ऑफ नंबर, ये मैसेज प्रिंट करवाना है तो इसको डबल कोट्स में रखो, उसके बाद कॉमा करके यहाँ पर वेरिएबल पास करो। इस तरह से आपको लिखना सीखना पड़ेगा, इसके लिए आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिस। ठीक है, ऑल दो मैं बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर करवाऊंगी आपको। ठीक है, पर फिर भी खुद से प्रैक्टिस करोगे तब सीखोगे। ठीक, तो ये इस तरह से क्यूब आ जाएगा। दूसरा यहाँ पर क्या बोल रहा है, 1 से 17 तक के हर दूसरी संख्या का स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट तो निकालना है, स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, उस नंबर को मल्टीप्लाई कर देना पड़ता है 0.5 से। लेकिन यहाँ पर हर नंबर का नहीं चाहिए हमको, 1 से 17 के बीच में हर दूसरी नंबर का, मतलब 1 के बाद मुझे 3 का चाहिए, फिर 5 का चाहिए, मतलब यहाँ पर +2 करती जा रही हूँ मैं, तो +2 मतलब इंक्रीमेंट मेरे को देना है स्टेप में, वो भी 2 का। तो 1 से 18 तक, क्योंकि यहाँ 17 दिया है पर मैं लिखूंगी 18 तक, और यहाँ पर मैं स्टेप 2 दूंगी 2 का, क्योंकि मुझे हर दूसरी संख्या का चाहिए, 2 का डिफरेंस चाहिए मुझे। उसके बाद मैं यहाँ पर मैसेज पास करते हुए स्क्वायर रूट ऑफ करके आई, पहला जो आई का वैल्यू होगा वो आई यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद कोलोन आ जाएगा, और यहाँ पर उस आई को हम क्या कर देंगे 0.5 से मल्टीप्लाई, मतलब पहला आई का वैल्यू क्या होगा यहाँ 1। ठीक है, तो यहाँ पर 1 को आप मल्टीप्लाई करोगे 0.5 से तो वो पहले का स्क्वायर रूट मतलब 1 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा। ठीक है, इसको मैं रन करके दिखाती हूँ। इसके लिए मुझे पहले इसको डालना पड़ेगा कमेंट में और इसको निकालना पड़ेगा कमेंट से। ठीक है, रन करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले वो 1 का देगा, 1 का होता है क्या रूट 1.08, फिर 3 का ये होता है, आपको स्क्वायर रूट 9 का याद है, यस 9 का होता है 3 ना, ये देखो 9। ठीक है, फ्लोट में आंसर आएगा। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं रेंज फंक्शन का फॉर लूप के साथ। ठीक है, और भी यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अब इसमें कैसे काम करेगा देखिए, फॉर आई इन रेंज 1 to 6, 1 to 6 से मतलब ये कहाँ तक प्रिंट करेगा, 1 से लेकर 5 तक के, और नंबर ईच करके केवल आई को प्रिंट करवा रहे हैं तो एक साथ 1 फिर 2 फिर 3 फिर ऐसे इस तरह से प्रिंट कर देगा। अब यहाँ पर लूप क्लॉज हम लोग पढ़ते हैं, लूप एल्स क्लॉज। ठीक है, मतलब फॉर के साथ एल्स कैसे चलाए। ठीक है, फॉर के साथ एल्स कैसे लगाएं, तो पाइथन लूप में अगर आपको अल्टरनेटिव्स देना है तब आप एल्स क्लॉज का यूज करना। यह तब एग्जीक्यूट होता है जब लूप नॉर्मली टर्मिनेट होता है, मतलब फॉर लूप, इसमें जो भी कंडीशन दोगे वो कंडीशन या तो पूरा फुलफिल हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आउट ऑफ रेंज चला जाएगा, उसके बाद जब टर्मिनेशन की स्थिति आ जाएगी तब ये एल्स ब्लॉक काम करेगा। ठीक है, यदि लूप ब्रेक से खत्म हो जाएगा तब यह लूप टर्मिनेट हो जाएगा, तब एल्स का पार्ट चलेगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में देखो, फॉर ए इन रेंज 1 से 4 तक के करवाई हूँ, मतलब 1 से 3 तक के ये
एलिमेंट्स को प्रिंट करेगा, मतलब 1 फिर 2 फिर 3 को इस तरह से प्रिंट करेगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा, लूप टर्मिनेट हो जाता था। लेकिन आपको यहाँ पर अगर एल्स लगाओगे तो वो लास्ट में बोलेगा एंडिंग लूप आफ्टर पॉइंटिंग प्रिंटिंग ऑल एलिमेंट्स, मतलब सभी एलिमेंट्स को प्रिंट करने के बाद मैं अब लूप को एंड कर रहा हूँ, इस तरह से आ जाएगा मैसेज। ठीक है, ये करके नहीं दिखाऊंगी क्योंकि ये तो हमने पहले ही कर रखा है, बस एल्स यहाँ पर ऐड किया है हमने। और एक यहाँ पर इस तरह से और भी आप काउंट के साथ भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, पर ये वाइल के साथ दे दिया है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियोस आज के पसंद आ रहे हो, मतलब कंटेंट पसंद आ रहा हो, तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक करिए। तो लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स में हम लोग यहाँ पर देखें तो पाइथन में लूप कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज आप कहाँ करेंगे, लूप के नॉर्मल फ्लो को बदलने के लिए करेंगे। ठीक, तो पाइथन में मेनली लूप कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं 3। पहला होता है ब्रेक, इसमें फॉर लूप में पढ़ाई, वाइल लूप नहीं पढ़ाई ना, तो वाइल लूप का नहीं, ये इतना ही मैं रख दी हूँ यहाँ पर। वाइल लूप कैसे काम करता है, वाइल लूप का मैं आपको पहले बताती हूँ सिंटेक्स। तो सबसे पहले लिखना वाइल, वाइल के बाद यहाँ पर क्या देना, कंडीशन, कंडीशन देने के बाद यहाँ पर देना कोलोन, और कंडीशन के ट्रू होने पर जो भी ब्लॉक चले उसको आप दे देना यहाँ पर स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो एग्जाम्पल में मुझे क्या करना है, काउंट्स प्रिंट करवाने हैं, नंबर्स प्रिंट करवाने हैं, लेकिन कहाँ से कहाँ तक के। तो अगर मैंने काउंट का वैल्यू बाय डिफॉल्ट 1 रखा है तो 1 से लेकर 5 तक के ये काउंट की वैल्यू उसको प्रिंट करता जाएगा। कैसे काम करेगा मैं यहाँ पर बताती हूँ। पहले तो काउंट की वैल्यू को आपने इनिशियलाइज किया 1 से, अगर 0 से करते तो 0 to 5 ये प्रिंट करता। जहाँ से इनिशियलाइज करोगे वहां से, तो पहले तो आपको इनिशियलाइज करना पड़ता है किसी भी वेरिएबल को, मतलब उस वेरिएबल की स्टार्टिंग वैल्यू आपको देनी पड़ती है। तो स्टार्टिंग वैल्यू देने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे। तो हमारा क्या था पहले वाइल फिर कंडीशन, तो मैं कंडीशन बोल रही हूँ कि जब मेरे काउंट की वैल्यू लेस हो या इक्वल हो 5 के, जब तक मेरे काउंट की वैल्यू लेस हो या इक्वल हो 5 के, तब तक कि मुझे क्या करना है, उन काउंट्स को प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चेक होगा, क्या मेरा 1 जो है वो लेस है या इक्वल है क्या 5 के, हाँ, तो कंडीशन ट्रू हो गया। तो वाइल ब्लॉक के अंदर फर्स्ट लाइन प्रिंट होगा जो कि क्या होगा, काउंट की वैल्यू, मतलब 1 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद इस लाइन के बाद वो सेकंड लाइन में जाएगा और यहाँ पर काउंट की वैल्यू को एक बढ़ा देगा। एक बढ़ाएगा मतलब 1 था, इंक्रीमेंट करेंगे 1 का, अब ये हो जाएगा 2। अब फिर से ये कंडीशन को चेक करेगा, तो कंडीशन अभी भी क्या होगा, 2 लेस देन इक्वल टू 5, अभी भी कंडीशन है ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो फिर से वो क्या करेगा, काउंट की वैल्यू को प्रिंट करेगा 2, अब फिर से इंक्रीमेंट कर देगा इसको 2 को +1, मतलब ये हो गया 3। अब फिर से कंडीशन हो जाएगा यहाँ पर चेक, तो 3 लेस देन इक्वल टू 5, अभी भी ये कंडीशन ट्रू होगा। ये कब तक के होता जाएगा, 3 के लिए भी ट्रू रहेगा तो 3 को प्रिंट करेगा, 4 के लिए भी ट्रू रहेगा 4 को भी प्रिंट करेगा, 5 के लिए भी इवन ये ट्रू रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि भले ये लेस नहीं है पर इक्वल टू है, तो ये और ऑपरेशन के जैसा काम करता है ना, तो अभी भी ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा 5 के लिए, तो 5 को भी ये क्या कर देगा, प्रिंट करवा देगा। अब 5 की वैल्यू बढ़ गई, अब हो गई 6। फिर से अब 6 को जब चेक करेगा कि 6 इज लेस देन और इक्वल टू 5, तो अब यहाँ पर कंडीशन हो जाएगा फॉल्स। फॉल्स हो जाएगा ना, तो ये लूप से बाहर निकल जाएगा और यही आपको आउटपुट में मिल जाएगा। मैं ये करके दिखाती हूँ, इसलिए क्योंकि मैंने वाइल का अभी तक के एक भी प्रोग्राम नहीं करा है। ठीक है, तो इसी प्रोग्राम को करके दिखाती हूँ कि काउंट की वैल्यू आप स्टार्टिंग वैल्यू रखिए 1, अरे CO लिखना है, ओके। ठीक, अब मैं यहाँ पर वाइल लूप चलाती हूँ कि वाइल जब तक के मेरे काउंट की वैल्यू जो है वो लेस रहे या इक्वल रहे किसके, 5 के। ठीक है, इसके बाद कोलोन दे देना जरूर से, तब तक कि मुझे यहाँ पर प्रिंट करवाते रहना है किसकी वैल्यू को, तो काउंट की वैल्यू को। ठीक, और उसके बाद पहला अगर आप यहाँ इंक्रीमेंट नहीं देंगे तो एक बार प्रिंट होके वो वहीं पर वो आंसर आ जाएगा केवल 1। ठीक है, एक 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 चलता रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं होगा, कंडीशन हमेशा ट्रू होता रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कहीं ना कहीं टर्मिनेट तो करना पड़ेगा। अरे ये पूरा क्यों आ रहा है, इतना बार 1 क्यों आ रहा है ये, हाँ, तो ये प्रिंट प्रिंट होता रहेगा ना, यहाँ से इस लूप से ये बाहर ही नहीं निकल पा रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये ऐसा आ रहा है, तो इसको बस स्टॉप कर देती हूँ। अब यहाँ पर मैं काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट करती हूँ। ठीक है, तो अगर कंडीशन ट्रू होगा तो प्रिंट हो जाएगा काउंट, और काउंट की वैल्यू 1 बढ़ जाएगी। ठीक है, तो प्लस इक्वल टू हो जाएगा 1।
ठीक, अब इसको हम लोग कर देते हैं रन। रन करेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 आ गया। अगर आप इसमें टर्मिनेशन लगाना चाहते हैं ना कि आप टर्मिनेट होने के बाद बताना भी चाहते हैं, तो आप यहीं पर ना एल्स कंडीशन लगा लो, एल्स कंडीशन लगा लेना और यहीं पर लिख देना क्या, प्रिंट में लूप टर्मिनेटेड, ऐसा कुछ मैसेज दे देना। ये ठीक, अब इसको रन कराओगे ना तो जब तक ये 5 की वैल्यू इससे छोटी है, 5 की वैल्यू से छोटी है तब तक ये चलेगा, मतलब 1 से लेकर 5 तक ही चलेगा, छोटी है बराबर है तब तक। जैसे ही 6 आएगा ना तो जब इसका टर्मिनेशन का टाइम आएगा तो ये इस तरह से मैसेज प्रिंट कर देगा लूप टर्मिनेशन का। ठीक है, तो 5 तक है तो ये प्रिंट करेगा और लास्ट में बोलेगा लूप टर्मिनेटेड। तो इस तरह से आप एल्स ब्लॉक के साथ व्हाइल को भी लगा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो मेनली जो लूप कंट्रोल स्टेटमेंट क्या है, इसको आप और क्या बोलते हैं ना, एक जंपिंग स्टेटमेंट भी इसी को ही बोलते हैं, जंपिंग स्टेटमेंट। तो उसी को ये बता रहे हैं कि जब आप नॉर्मल फ्लो को क्या करना चाहो, चेंज करना चाहते हो, उसके कंट्रोल को चेंज करना चाहते हो, तब आप इनका यूज कर सकते हो, लेकिन आपको एक स्पेसिफिक कंडीशन देना पड़ेगा। उस स्पेसिफिक कंडीशन के ट्रू होने पर ही वो क्या होगा, कहाँ रुकना है, कहाँ छोड़ना है, कहाँ आगे बढ़ना है, कहाँ उसको पास कर देना है, ये सब चीजें देखेगा। ठीक, तो मेनली 3 होते हैं ये। पहला होता है ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक लिखना भूल गई, ब्रेक स्टेटमेंट। तो ब्रेक स्टेटमेंट का उपयोग लूप के टर्मिनेशन करने के लिए, तुरंत टर्मिनेट करना है ना, कंडीशन जैसे ही ट्रू होगा और आप चाहते हो कि लूप टर्मिनेट हो जाए, तब आप वहां पर ब्रेक लगा देना। ठीक है, जैसे ही इंटरप्रेटर को ये ब्रेक मिलता है, ठीक है, कंडीशन के ट्रू होने पर आप ब्रेक वाले ब्लॉक में जाएंगे और जैसे वो मिलेगा उसको ब्रेक, तो वो उस लूप से निकल जाएगा। ठीक है, उस लूप से निकल जाएगा और उसके बाद नीचे लाइन में अगर कुछ कोड और लिखे होंगे तो उसको वो रन करने लगेगा। जैसे यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर क्या करती हूँ कि जैसे ही आई की वैल्यू 5 होगी तो उसके बाद मैं ब्रेक में जाऊंगी। अब ये काम कैसे करेगा, सबसे पहले फॉर आई इन रेंज, आपने आई की वैल्यू को इनिशियलाइज ऊपर नहीं किया है, यहाँ बता दिया है कि 1 से शुरू हो, कहाँ तक के जाएगा, 10 तक के। ठीक है, सबसे पहले 1 हुआ ना आई की वैल्यू, हाँ ठीक है, यहाँ पर चेक करो क्या आई की वैल्यू जो है वो 5 के बराबर है, मतलब बोलना चाह रहे क्या मेरा 1 जो है वो 5 के बराबर है। कंडीशन यहाँ फॉल्स हो गया ना तो इफ ब्लॉक में नहीं जाएगा, वो क्या करेगा, बाहर चला जाएगा, इस लूप के बाहर वाले को प्रिंट करेगा और प्रिंट कर देगा 1 को। ओके, लेकिन उसके बाद अब क्या होगा, फिर से ये अपने आप हो जाएगा क्या, रेंज है ना ये, तो कब तक ये चलेगा, टाइम तक ये वो चलता ही रहेगा, आप इंक्रीमेंट नहीं दोगे तब तक ये वो चलेगा ही चलेगा। अब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर से अब ये क्या हो जाएगा, 2 को आप चेक करो क्या ये 5 के बराबर है, नहीं, नहीं है बराबर, तो फिर से ये 2 को प्रिंट करेगा, कब तक के, जब तक कि ये वैल्यूज 4 होंगे, है ना, क्योंकि 4 को भी चेक करेगा तब भी ये फॉल्स हो जाएगा, तो ये 4 तक के तो चलेगा, लेकिन अब बढ़ के आई की वैल्यू हो जाएगी क्या, 5। अब फिर से जब चेक करेगा ये वाले में कि जो 5 है क्या वो 5 के बराबर है, तो हाँ अब कंडीशन ट्रू हो गया, तो यहाँ पर ये ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक हो जाने के बाद यहाँ से निकल जाएगा पूरा बाहर। ठीक है, अब मैं ये आपको करके दिखाती हूँ। फॉर आई इन रेंज, रेंज कहाँ से कहाँ तक के देना है आपको, 1 से लेकर 11 तक। ठीक है, 1 से लेकर 11 तक, लास्ट में इसको कोलोन लगाना। इसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, कंडीशन चेक कर रही हूँ क्या, जब तक मेरे आई की वैल्यू जो है, इफ आई ये या तो ये बराबर रहे, जब 5 के बराबर हो जाएगा मेरे आई का वैल्यू, तब क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पर इसको कर दूंगी ब्रेक। ठीक है, अदरवाइज अगर ये 5 के बराबर नहीं है तो आप यहाँ पर क्या कर देना, प्रिंट कर देना किसको, आई को। ठीक है, अगर 5 के बराबर नहीं होगा तो आप क्या कर देना, प्रिंट कर देना आई को। ठीक है, अब इसको मैं आपको रन करके दिखाऊं, लेकिन यहाँ पर फॉर आई इन रेंज 1 to 11, सब तो सही है, फिर ये एरर क्यों दिखा रहा है। अच्छा, ये
टर्मिनेशन यहाँ पर मैं सेमीकोलन लगा दी थी इसलिए दिखा रहा था। चलो ठीक है, इसको रन करोगे तो देखो ये क्या होगा, 1 2 3 4 को रन करेगा, लेकिन 5 को जैसे ही 5 हो जाएगा, आई की वैल्यू 5 के बराबर हो जाएगी, ये कंडीशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से काम करता है क्या, ब्रेक कंडीशन की। जैसे ही कंडीशन उसको मिलता है ट्रू, वो वहीं पर क्या हो जाता है, रुक जाता है। अब अगला है यहाँ पर कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट ना, जैसे ये क्या करता था, जब कंडीशन ट्रू होती थी तो ये यहीं पर क्या कर देता था, टर्मिनेट कर देता था, टर्मिनेट कर देता था, है ना। लेकिन ये टर्मिनेट नहीं करेगा, अगर कंडीशन ट्रू होगा ना तो केवल उस इटरेशन के लिए, केवल उस इटरेशन की उस आई की वैल्यू के लिए उसको स्किप कर देगा। ठीक है, क्या बोल रहे, देखो कंटिन्यू स्टेटमेंट लूप को पूरी तरह खत्म नहीं करेगा, बल्कि वर्तमान जो करंट इटरेशन है उसको केवल स्किप करेगा, उसको छोड़ देगा और नेक्स्ट इटरेशन में चला जाएगा, आई की नेक्स्ट वैल्यू के लिए वो फिर से काम करने लगेगा। उसको बोलते हैं कंटिन्यू। जैसे 1 से 5 तक आपको प्रिंट करना है लेकिन 3 को छोड़ना है ना, तो जब आई की वैल्यू जो है वो 3 के बराबर हो जाएगी, तब आप उसको कर दीजिए क्या, कंटिन्यू। कंटिन्यू, तो ये 3 को छोड़ देगा और फिर से वो क्या करेगा, आई की वैल्यू को बढ़ा के आगे काम करना शुरू कर देगा। जैसे यहाँ देखो, फॉर आई इन रेंज 1 to 6, और जब आई की वैल्यू 3 होगी ना तो केवल तभी हम क्या कर देंगे, इसको कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, अब इसको मैं रन करके आपको दिखाती हूँ। ये इसी को कर देती हूँ, इसी पे करूंगी ना, तो आप बताओ इसमें आउटपुट क्या आएगा मुझे, कि जब मैं बोल रही हूँ कि आई की वैल्यू जो है वो किसके बराबर रहेगी, 5 के बराबर, तब वो कंटिन्यू हो जाएगी। इसका मतलब समझ रहे हैं कि आई की वैल्यू 1 से शुरू होगी, 2 3 4 प्रिंट करेगी, लेकिन जैसे वो 5 पे आएगी ना, उसके बाद उसका यहाँ पर ये कंडीशन हो जाएगा ट्रू, और कंडीशन के ट्रू होने के कारण वो कंटिन्यू हो जाएगा। कंटिन्यू होगा ना तो 5 को छोड़ देगा। ठीक है, 5 को प्रिंट नहीं करेगा, 5 को छोड़ देगा, वो फिर से आगे बढ़ जाएगा। ठीक, 6 7 8 9 10 तक के ये प्रिंट करेगा। ठीक, ये देखो, ये क्या किया, जब कंडीशन यहाँ पर देखो 5 प्रिंट नहीं हुआ, 5 पे कंडीशन ट्रू था, तो उसी को बस कंटिन्यू कर दिया, वहीं से इटरेशन को बस आगे बढ़ा के आई की वैल्यूज को फिर से वो काम करने लगा आगे का। इस तरह से ये काम करेगा, कौन, ये। और अगर आपको जैसे यहाँ पर दोगे ना एल्स करके या कुछ भी यहाँ नया अगर आप दे दिए, तो उसको भी वो ना प्रिंट जरूर करेगा। ठीक, यहाँ पर प्रिंट कर देगा उसको, जो भी आप दोगे ना उसको लास्ट में वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो आप ये मत समझना कि वो नहीं करेगा। और ब्रेक में भी सेम ना, ब्रेक में भी वो करेगा। जैसे मैं ब्रेक में आपको बता रही थी ना, तो वो बोली कि मैं वहां से बाहर निकल जाएगा, पूरे प्रोग्राम से नहीं निकलेगा, वो उसके नीचे वाली लाइन को जरूर से प्रिंट करेगा। और इसमें तो ऐसे भी प्रिंट कर रहा था, तो यहाँ पर अगर मैं हेलो कर दूंगी ना तो इसको भी ये प्रिंट करेगा साथ के साथ। क्या कर दी मैं, हेलो हो गया। चलो इसको एच करती हूँ, अब ये पूरा ही लिखना पड़ेगा। चलो ये, ठीक, इसको मैं रन करके दिखाती हूँ। तो लास्ट में हेलो प्रिंट कर देगा। और अगर आप यहाँ पर ब्रेक लगा दोगे ना, ब्रेक लगा दोगे तो क्या होगा, ब्रेक लगा दोगे तो 1 से 4 तक के प्रिंट करेगा, और 5वें जैसे ही मिलेगा तो ये पूरा निकल जाता था, है ना। तो ये इस लूप से निकलेगा, बस इस लूप से। ठीक है, पूरा प्रोग्राम से नहीं, वो हेलो को फिर भी प्रिंट करेगा। मैं आपको रन करके दिखा, ये देखो 4 तक के चला, लेकिन 5 के बाद ये पूरा प्रोग्राम नहीं छोड़ दिया, केवल ये इस लूप को छोड़ दिया। इसके नीचे आप और 2 लूप लगा के रखते ना, तो वो दोनों लूप भी चल जाते हैं। ठीक, तो याद रखिए, ब्रेक और कंटिन्यू में डिफरेंस बहुत ज्यादा पूछता है, इसलिए मैं इसको आपको इतना टाइम लेके बता रही हूँ, ब्रेक और कंटिन्यू में। ठीक, ब्रेक क्या करता है, वो जो करंट लूप है, करंट लूप से वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और ये कंटिन्यू क्या करता है, करंट इटरेशन आई की उस वैल्यू से, इटरेशन से, केवल उस वैल्यू से वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ऐसे काम करेंगे। ये क्या करता है, अगर आपको स्कीप करना है तब आप इसका यूज करिए, अगर आपको टर्मिनेट होना है उस लूप से, है ना, तब आप उसके लिए यूज करो ब्रेक। पूछता है बहुत ज्यादा डिफरेंस दोनों में, कॉमन क्वेश्चन है ये। पास, पास स्टेटमेंट ना नल स्टेटमेंट है। पास मतलब आप कुछ फंक्शन बना दिए, ये क्लास बना दिए या लूप बना दिए, लेकिन कंडीशन के ट्रू होने पर क्या करना है वो अभी नहीं पता। बाद में मेनली मे भी आपको फ्यूचर में उसकी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए आप वो लूप बना के, वो फंक्शन बना के या वो क्लास बना के छोड़ देते हैं,
तब उसमें आप पास स्टेटमेंट का यूज करते हैं। देखो क्या पाइथन का इंटरप्रेटर इसे इग्नोर नहीं करेगा, लेकिन इसे चलाने पर कुछ होगा भी नहीं। इसका उपयोग तब करना जब सिंटेक्स के अनुसार वहां कुछ लिखना जरूरी हो, लेकिन आप अभी कोई कोड वहां पर नहीं लिखना चाह रहे हो, अभी नहीं, प्लेस होल्डर के रूप में, मतलब एक जगह घेर के रखेगा कि भैया यहाँ कोई आने वाला तो है, पर कौन आने वाला है ये नहीं पता, जैसे हमारे बस बस। चलो ये ठीक, तो मैं इसी को यहाँ पर ना पास कर देती हूँ, पास कर देती हूँ, बस हो गया, दैट्स इट। ठीक है, कुछ भी ना प्रिंट होगा ना कुछ होगा, जब ये कंडीशन ट्रू होगा तो देखना ये पूरा ना जैसे प्रोग्राम का फ्लो चलता रहता है, बस वो वैसे ही चलता रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा इसमें। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 वो पूरा चल रहा है 10 तक के, और लास्ट में हेलो भी प्रिंट कर दिया। ठीक, तो यहाँ पर मे भी आपको कुछ और प्रिंट करना रहा हो या कंडीशन देना रहा हो, तो उसके लिए हम लोग इफ ब्लॉक के ट्रू होने पर क्या करें, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर इसको रखते हैं। ठीक, पर करंट में हमको नहीं पता क्या करना है, तो इसलिए पास करके छोड़ दो, प्लेस होल्डर के जैसे काम करेगा। ठीक, यहाँ पर मैं वही बता रही थी कि अगर ये इस तरह से लूप एल्स के बारे में पूछे, तो लूप एल्स के बारे में मैं आपको ऊपर में बताई हुई हूँ, है ना, कि फॉर लूप के साथ भी चला के दिखाई हूँ, वाइल लूप के साथ भी चला के दिखाई हूँ आपको। तो जब आपके पास एक ऑप्शन और हो, अल्टरनेटिव और हो, तब आप एल्स क्लॉज का यूज कर रहे होगे। ठीक है, जैसे ये देखो, फॉर लूप चलाए, उसके बाद फॉर लूप, फॉर के ट्रू होने पर क्या स्टेटमेंट है वो लिख दिए, एल्स के ट्रू होने पर क्या स्टेटमेंट, मतलब कंडीशन के ट्रू होने पर तो ये चलेगा, ट्रू होने पर तो ये चलेगा, पर फॉल्स होने पर क्या चले, ये अगर आप बताना चाहते हैं। ठीक है, कंडीशन के खत्म हो जाने पर, लूप के पूरे हो जाने पर क्या चले ये बताना चाहते हैं, तो आप एल्स स्टेटमेंट यहाँ पर यूज करिए। यहाँ पर भी कंडीशन के ट्रू होने पर क्या चले आप यहाँ पर पहले से बताते हैं, लेकिन कंडीशन फॉल्स हो जाएगा या कंडीशन कंप्लीट हो जाएगा पूरा प्रोग्राम, उसके बाद क्या चले ये भी बताना चाहते हैं, तो आप एल्स का यूज करके इस तरह से बता सकते हैं। ठीक, ये देखो इस तरह से किया है, फॉर लूप चलाया, यहाँ पर 1 से 4 तक के जा रहे हैं, मतलब 1 से 3 तक के आप नंबर्स को ले रहे हैं। आप यहाँ पर पहले क्या चेक कर रहे हैं, उस नंबर को 8 के साथ मॉड्यूलो डिवाइड कर रहे हैं और देख रहे हैं क्या वो 0 के बराबर आ रहा है। अगर वो 0 के बराबर आ गया, मतलब रिमाइंडर 0 के बराबर आया किसी टाइम, तब वो वहीं पर क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और प्रिंट कर देगा उस एलिमेंट को, मतलब कंडीशन के ट्रू होने पर ब्रेक होगा, लेकिन कंडीशन फॉल्स होगा ना तब तक के वो एलिमेंट को प्रिंट करता रहेगा। ठीक है, अब ये सारा ये लूप का काम खत्म हो जाएगा ना, कंडीशन का ट्रू फॉल्स वाला खेल खत्म हो जाएगा, ये पूरा सीक्वेंस यहाँ खत्म हो जाएगा, उसके बाद एल्स ब्लॉक चलेगा ये। ठीक है, 1 से 3 तक सभी नंबर को 8 8 से डिवाइड कर देगा, देखेगा ट्रू है तो ये होगा, फॉल्स है तो ये होगा, ये सारा काम हो जाने के बाद ये एल्स वाला ब्लॉक काम करेगा। ठीक, जैसे इसके लिए सबसे पहले तो 1, किसी में रिमाइंडर 0 नहीं आएगा भाई, आप 1 को 8 से डिवाइड करोगे तब, 2 को 8 से डिवाइड करोगे तब, 3 को 8 से डिवाइड करोगे तब, वो 0 के बराबर आएगा ही नहीं रिमाइंडर, मतलब ये कभी ट्रू होगा ही नहीं, मतलब ये ब्रेक का कंडीशन कभी लगेगा ही नहीं। बस वो क्या करता रहेगा, वो एक एलिमेंट को प्रिंट करता रहेगा, एलिमेंट ईज कर करके प्रिंट करता रहेगा, और ये जब पूरा काम खत्म हो जाएगा यहाँ पे, उसके बाद वो एल्स ब्लॉक चलेगा और लास्ट में आएगा एंडिंग लूप आफ्टर प्रिंटिंग ऑल एलिमेंट्स, ये। ठीक है, तो इस तरह से आप एल्स का यूज कर सकते हैं। और जैसे कि मैं आपको यहाँ पर और बताऊं तो क्या दोनों में डिफरेंस होता है ये भी पूछ सकता है, फॉर लूप और वाइल लूप में। ठीक है, तो यहाँ पर कंपैरिजन के यहाँ पे मैं बताई हूँ कि जब आपको काउंटिंग करना होगा कि कितने एलिमेंट है या एलिमेंट को प्रिंट कराना होगा, तब आप फॉर लूप लगाएंगे, लेकिन जब आपको कंडीशन देना होगा, ठीक है, तब आप कंडीशनल के लिए वाइल लूप यूज करेंगे। अब ये कहाँ पर लगता है, तो सीक्वेंस के आइटम्स को जब भी आपको प्रोसेस करना हो, उनके साथ कोई ऑपरेशन करना है या उनको प्रिंट करना है, तब यूज करेंगे। ये लॉजिकल एक्सप्रेशंस पर भी आप रहता है कि कंडीशन ट्रू होगा तो क्या करना है आगे, कंडीशन फॉल्स करना है तो होगा तो क्या करना है, ये इसको डिटर्मिनेबल लूप मानते हैं फॉर लूप को, और ये नॉन डिटर्मिनेबल होता है, कौन सा, वाइल लूप। नेचर बता रही थी। अब ये एंट्री अगर देखें तो ये सीक्वेंस के अंत तक के चलेगा, जैसे अगर आप सीक्वेंस में 3 एलिमेंट रख दिए हैं, लिस्ट बना दी है यहाँ 1 2 3, तो ये एलिमेंट के तीनों को प्रिंट होते तक या इनके साथ ऑपरेशन होते तक ये चलेगा, उसके बाद ये क्लोज होगा। लेकिन ये क्या करेगा, एंट्री कंट्रोल लूप इसको बोलेंगे हम लोग। ठीक, कि जब तक कि वो कंडीशन ट्रू है तभी वो लूप में क्या होगा, एंट्री करेगा, अदरवाइज वो लूप में एंट्री ही नहीं करेगा। इनिशियलाइजेशन देखें तो इसमें लूप वेरिएबल को पहले से डिफाइन करने की आपको जरूरत नहीं, आप इनिशियलाइज नहीं करते, आप सीधा क्या करते हैं, फॉर लूप लगाते हैं और रेंज में या फिर सीक्वेंस की जगह पे आप क्या कर देते हैं, किसी भी वेरिएबल को पास कर देते हैं सीधा। लेकिन यहाँ पर आपको कंट्रोल करने के लिए आपको पहले से इनिशियलाइज करना पड़ता है, जैसे काउंट इक्वल टू 0, काउंट इक्वल टू 1, आप बताओ कि आप कहाँ से शुरू करना चाहते हो लूपिंग, तो ये बताना पड़ता है। ठीक है, की डिफरेंस कुछ बुक में दिए हुए थे, मैंने ये रखा है। पहला है डिटर्मिनेबिलिटी, फॉर लूप में
इटरेशन की संख्या पहले से निर्धारित होती है, आपको पता है कि साइज क्या है सीक्वेंस का, या रेंज दिए हो तो रेंज कहाँ से कहाँ तक चलेगा। लेकिन व्हाइल लूप में इटरेशन एक टेस्ट कंडीशन पर निर्भर करता है। इटरेशन तब चलेगा जब वो कंडीशन ट्रू होगा, ठीक है। इसमें पहले से नहीं पता कितने बार चलेगा, जब तक कंडीशन ट्रू होता रहेगा तब तक वो चलता रहेगा, ठीक है। यूजेस स्ट्रेटेजी, फॉर लूप का उपयोग तब करेंगे जब आपको पता होगा कि लूप कितनी बार चलना है। आप एग्जैक्टली आपको पता है कितने बार काउंटिंग होना है, कितने बार काम होना है, कितना बार इटरेशन चलना है, तब। लेकिन व्हाइल उपयोग तब करेंगे जब आपको टर्मिनेशन कंडीशन तो पता हो, लेकिन इटरेशन कितना बार चले ये नहीं पता। मतलब कंडीशन जैसे ही फॉल्स होगा तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा, ये आपको पता है, तब आप व्हाइल लूप यूज करो, ठीक है, कि किस कंडीशन पे टर्मिनेशन हो। लूप वेरिएबल अपडेट, फॉर लूप में कंट्रोल वेरिएबल ऑटोमेटिकली अगली वैल्यू ले लेता है। जब भी आप फॉर लूप लगाएंगे आपको इटरेशन लगाने की जरूरत पड़ी थी क्या इस तरह से? नहीं। फॉर लूप क्या करता था, अपने आप वो नेक्स्ट आई की वैल्यू में चला जाता था। लेकिन व्हाइल लूप के लिए आपको इस तरह से अगला जो भी काम है वो बताना पड़ेगा कि आपको इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है, जो भी करना है वो बताना पड़ेगा इस तरह से, ठीक। तो अगर कंक्लूजन देखें तो फॉर लूप डेटा के कलेक्शन या रेंज को प्रोसेस करना है। डेटा के कलेक्शन मतलब समझ रहे हो ना, सीक्वेंस डेटा टाइप, या फिर रेंज का यूज कर रहे हैं तब उनके लिए अच्छा है। लेकिन व्हाइल लूप किसी स्पेसिफिक कंडीशन में बने रहने के लिए, जब तक कि कंडीशन फॉल्स ना रहे, जब तक कि कंडीशन फॉल्स ना हो जाए तब तक कि बस आपको उस लूप को चलाते रहना है, इटरेशन चलते रहे। अगर आप ऐसा चाहते हैं तब व्हाइल लूप का यूज करें, ठीक। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया, एक्सप्लेन द यूज ऑफ पास स्टेटमेंट। पास स्टेटमेंट का यूज बताना है पाइथन में, कि पास स्टेटमेंट कैसे काम करता है, ठीक। तो पाइथन में पास स्टेटमेंट एंट्री स्टेटमेंट होता है। इसका उपयोग तब करेंगे जब सिंटैक्स के अनुसार किसी ब्लॉक में स्टेटमेंट होना अनिवार्य है, मतलब वो स्टेटमेंट का होना जरूरी था, लेकिन प्रोग्रामर अभी वहां पर कोई भी और एक्शन परफॉर्म करंट में नहीं करना चाहता। फ्यूचर में भी वहां पर कुछ एक्शन परफॉर्म हो सकता है, इस वो से आप क्या कर दोगे, वहां पर एक पास लगा दोगे, ठीक है, पर्पस से। पर्पस क्या होता है, यह एक नल ऑपरेशन की तरह काम करता है। नल ऑपरेशन की तरह काम करेगा मतलब कुछ होगा भी नहीं, कुछ खत्म भी नहीं, कुछ चलेगा भी नहीं, ऐसा है जैसा चल रहा है नॉर्मल फ्लो हमारे प्रोग्राम का चलता रहेगा, तो कुछ भी नहीं होगा इसमें। तो सिंटैक्स इससे अक्सर भविष्य में, अगर आपको पता है कि मे भी फ्यूचर में हम यहाँ पर कुछ लिख सकते हैं, कुछ हो सकता है, इसके जगह कुछ रख सकते हैं, वो प्लेस होल्डर के रूप में काम करेगा, ठीक। ये जैसे कि यहाँ पर आप रेंज दे दिए, अब मुझे बताओ कमेंट में ये किसकी वैल्यू है, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। तो ये है स्टॉप की वैल्यू, कहाँ तक के चलेगा, तो ये 9 तक के चलेगा, ठीक है। तो जैसे ही आप किसी नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो वहां पर वो पास हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो वो आई को प्रिंट करता रहेगा, ऐसा ये काम करेगा, ठीक। अब नेक्स्ट बोल रहे हैं कि व्हाट इज एन इनफाइनाइट लूप। क्या होता है इनफाइनाइट लूप, मतलब समझ रहे हो ना, वो लूप कभी रुका ही नहीं, बस चल रहे चल रहे चल रहे। जैसे मैं एक लूप लगा दी थी गलती से, है ना, बस मैं प्रिंट कर दी वहां पर इस तरह से आई की वैल्यू, जैसे मैंने स्लाइस करी 5, और मैं बोल रही हूँ कि आई की वैल्यू जब तक 0 से बड़ी है तब तक कि वो प्रिंट होता रहे, प्रिंट होता रहे, प्रिंट होता रहे। तो जैसे ही मैं यहाँ पर पहला क्या हो जाएगा मेरा, आई इक्वल टू 5 दे दी, तो यहाँ पर 5 जो है ग्रेटर है इससे 0 से। आप कंडीशन के ट्रू होने पर ये चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चलता ही रहेगा, क्योंकि भैया ना आप इसमें आगे क्या होना है, इंक्रीमेंट होना है, की वैल्यू डिक्रीमेंट होना है, कुछ बताएंगे नहीं आप, है ना। तो ये फिर ये चलता रहेगा, ठीक। जैसे मैं उस टाइम कर दी थी, गलती से मुझसे हो भी गया था, है ना। तो ये इनफाइनाइट होता है जो कभी रुकता ही नहीं है। तो प्राइमरी कॉज, इसका कारण ये होता है कि लूप के भीतर अपडेट एक्सप्रेशन का ना होना। अपडेशन ही आपने बताई कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना है, क्या इंक्रीमेंट होना है, डिक्रीमेंट होना है, ये अपडेशन का स्टेटमेंट एक्सप्रेशन आप नहीं लिखे, तब वो क्या होता है, वो लूप अपने आप फिर इनफाइनाइट टाइम चलता रहता है। प्रिवेंट करने की स्ट्रेटेजी क्या है, तो हमको ये सुनिश्चित करना है कि लूप वेरिएबल को बॉडी के अंदर अपडेट किया जा रहा है या नहीं। मतलब लूप का जो भी वेरिएबल आई, वो वेरिएबल यहाँ पर अपडेट होने के लिए आप लास्ट में कुछ ना कुछ कंडीशन यहाँ पर लिख के दो। अगर इंक्रीमेंट करना चाह रहे हो तो इंक्रीमेंट का, डिक्रीमेंट करना चाह रहे हो डिक्रीमेंट का, लेकिन कंडीशन लिख के दो, ठीक है, इस वेरिएबल के लिए। ऐसी कंडीशन से बचें जो हर स्थिति में सत्य हो, हर कंडीशन में ट्रू हो जाएगा, जैसे ये हमेशा ट्रू ही रहेगा, ट्रू ही रहेगा, कभी फॉल्स ही नहीं होगा, इस तरह से बचे। और इमरजेंसी में ब्रेक स्टेटमेंट का आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं इस लूप से बाहर निकलने के लिए। यहाँ पर लास्ट में आप ब्रेक लिख दोगे तो मे बी ये रुक जाए, ठीक। तो कंक्लूजन क्या है, अगर आप इनफाइनाइट लूप प्रोग्राम को हैंग कर देता है और सिस्टम रिसोर्सेज का और ज्यादा
यूज करने लग जाता है। इसलिए लूप डिजाइन करते समय आपको टर्मिनेशन कंडीशन स्पष्ट लिखना ही लिखना होता है, ठीक, ताकि लूप इनफाइनाइट टाइम तक के चलता ना रहे। ठीक, तो अगर आगे और है ना वैसे तो अगर आज का कंटेंट आपको समझ में आ रहा होगा, अगर बेनिफिशियल होगा, कुछ कुछ आप सीख रहे होंगे आज के कंटेंट से, मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और करिए लाइक मेरे चैनल को। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द ऑफ बाई वन एरर, ये मैं भी पहली बार ही सुनी थी ये, है ना, लेकिन आप देखो यहाँ पर क्या होता है रेंज में ऑफ बाई वन। तो यहाँ पर देखो ऑफ बाई वन एरर एक कॉमन लॉजिकल एरर है जहां एक लूप अपनी अपेक्षित संख्या से एक बार कम या एक बार ज्यादा चलता है। जो भी आप चाह रहे हो, जैसे कि आप क्या लिखोगे 10 और मैं यहाँ पर लिख दी 0, तो वो कहाँ तक ही चलेगा, वो चलेगा 1 तक। अगर मैं लिख दी 1 और 10, तो वो कहाँ तक ही चलेगा, तो ये चलेगा 9 तक। मतलब अपेक्षित संख्या आप जो चाह रहे हो, आप चाह रहे हो 0 तक चले तो 1 तक चले, तो आपको 0 देना पड़ेगा। आप 10 तक दोगे तो वो 9 तक ही चलेगा। ठीक है, इस तरह से अगर वो काम कर रहा है, ठीक है, तब पाइथन में अक्सर रेंज फंक्शन की अपर लिमिट को ना समझने के कारण ऐसा हो जाता है। तो लॉजिक ऑफ रेंज, रेंज जो होता है स्टार्ट और स्टॉप, फंक्शन स्टार्ट से शुरू होता है लेकिन स्टॉप से ठीक पहले स्टॉप -1 पर जाके रुकता है। कॉमन मिस्टेक ये क्या होता है, आप क्या करना चाहते हैं 1 से 10 तक के नंबर तो प्रिंट करना चाहते हैं, लेकिन रेंज में आप लिख दिए 1 से 10, जो कि है बिल्कुल गलत। आपको क्या करना पड़ेगा, ऑफ बाई 1 करना पड़ेगा, मतलब एक एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 11 तक के दो आप, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन का सही तरीका ये है कि 10 को शामिल करने के लिए आप यहाँ 11 दो। तो इस एरर से बचने के लिए आप हमेशा याद रखो कि रेंज फंक्शन की जो अंतिम वैल्यू होती है वो आउटपुट का हिस्सा नहीं होती है। जैसे ये 10 जो है इसका हिस्सा नहीं है, ये 1 से 9 तक के ही जो भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करोगे रेंज में वो होगा, 10 के साथ नहीं होगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं ऑफ बाई वन एरर, जो कि रेंज में हमसे अक्सर हो जाता है। इंडेंटेशन का काम क्या है ये बताइए। इंडेंटेशन में ऊपर से बताई तो थी, लेकिन इस तरह से मैं डिटेल में नहीं बताई थी, तो मुझे लगा रखना चाहिए क्योंकि इंडेंटेशन पूछ सकता है एग्जाम में। तो जैसे सी और सी प्लस प्लस में आप क्या करते थे, ब्लॉक्स को, ब्लॉक ऑफ कोड को स्पेसिफाई करने के लिए आप कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करते थे, है ना। लेकिन इसके बजाय पाइथन में आप यूज करते हैं इंडेंटेशन का। यूनिफॉर्मिटी, एक ही ब्लॉक के सभी स्टेटमेंट का इंडेंटेशन लेवल समान होना चाहिए। जैसे आप अभी फॉर लूप लिखे ना, फॉर आई इन करके यहाँ पर एक सीक्वेंस दे दिए, मान लो लिस्ट वन। तो जब तक कि ये आपको चलते रहना है ना, तो आपको यहाँ पर प्रिंट करवाना है तो प्रिंट करवाइए, कुछ और ऑपरेशन लगवाना है तो यहाँ पर लगाइए एक साथ, लेकिन ठीक है, आई प्लस इक्वल टू 1। तो यहाँ पर सेम एक ही यूनिफॉर्मिलिटी होनी चाहिए स्पेस में, इंडेंटेशन, ठीक। कोलोन, इफ फॉर वाइल के बाद कोलोन लगाना अनिवार्य, ये लगाना ही लगाना है आपको, ठीक है। और एरर क्या होता है, यदि इंडेंटेशन सही नहीं है तो पाइथन क्या कर देता है, इंडेंटेशन एरर भी आपको दे देता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है एक्सप्लेन द लूप एल्स कंडीशन, ये मैं अभी और बताई भी थी तो मैं इसको नहीं बताती, ठीक है। एल्स के साथ में चलाना दिखा रही हूँ डबल डबल डबल। अब यहाँ पर ना ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं यहीं पर, कहाँ पर, सिलेबस में दिया हुआ है। मैं आपको ये करके दिखाती हूँ, सिलेबस खोल के, अरे फिर वहीं पर आ गया ये, एक मिनट बस रुकिए। ये देखो क्या क्या दिया इसमें, जनरेटिंग पैटर्न, समेशन ऑफ सीरीज, फाइंडिंग द फैक्टोरियल ऑफ पॉजिटिव नंबर, ये सब ना क्वेश्चंस इसमें दिया हुआ था। ये पहले क्वेश्चंस मैंने फेल्स के टाइम में करवाए, ये भी दिया हुआ था। क्योंकि ये प्रोग्रामिंग का यहाँ दिया हुआ है ना, इसलिए मैं यहाँ पर इसको लेके आई हूँ, ठीक। चलो, तो यहाँ पर चेक करना है कि जो भी नंबर है वो प्राइम नंबर है या नहीं। अगर वो नहीं होगा तो वहां पर ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करके ब्रेक करना है, ठीक। तो प्राइम नंबर क्या होता है भाई, तो पहले तो यही पता रहना चाहिए, ठीक है। प्राइम नंबर वो होता है जो या तो वो 1 से डिवाइड हो जाए पूरी तरह से, या तो वो खुद से बस डिवाइड हो जाए। जैसे कि प्राइम नंबर होता है 3, 3 केवल 1 से डिवाइड होता है, 3 डिवाइडेड बाई 1 करोगे पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, या तो 3 केवल 3 से डिवाइड होता है। और कोई नंबर है जिससे ये डिवाइड होता है तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। और कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे डिवाइड हो जाए, तो मतलब 3 जो है वो प्राइम नंबर है, ठीक। तो यहाँ हम चेक करने के लिए कोई संख्या प्राइम है या नहीं, हम लूप का यूज तो करेंगे। यदि संख्या किसी भी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती है तब हम उसको कर देंगे वहां पर ब्रेक, और लूप को वहीं पर कर देंगे स्टॉप, ठीक। ये नीचे में ना यहाँ पर
ये मैं दी हुई हूँ। कैसे आप चेक करेंगे? देखिए, पहले मैं यहाँ पर लॉजिक बताती हूँ आपको। फॉर इफ नंबर इज ग्रेटर 1, 1 से बड़ा है नंबर, तब ये कंडीशन के ट्रू होने पर ही आप आगे बढ़िए, नहीं तो एल्स करिए कि ये जो है ये प्राइम नंबर तो है ही नहीं। क्योंकि अगर आप -1, -2, -3 या 0 दे दिए इस तरह से, ये तो प्राइम नंबर होता ही नहीं है। ठीक है? इनमें से कोई भी प्राइम नंबर, इवन आप -4 भी दे दोगे ना, तब भी वो प्राइम नंबर नहीं होता। ठीक है? तो अगर वो 0 से 1 से छोटा है? हाँ, 1 से छोटा है, तब तो आप सीधे एल्स में चले जाना। 1 से अगर वो बड़ा है, 2 है, 3 है, 4 है, डैश 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 है तब आप क्या करोगे? इस फॉर में जाओगे। मतलब कंडीशन जब ये ट्रू होगा, ये कंडीशन ट्रू होगा, तभी वो हो जाएगा फॉर में। और यहाँ पर आप चेक करो कि फॉर आई इन रेंज, रेंज यहाँ पर क्या दोगे? 2 से स्टार्ट करोगे और वो नंबर तक के जाओगे। ठीक है? अब उस नंबर को क्या करो? आप आई से डिवाइड करते चलो। आई से डिवाइड करते चलो, मतलब 2 से बड़ा वो नंबर को आप डिवाइड करते चलो उस नंबर तक के, और देखो क्या वो 0 के रिमाइंडर, उसका रिमाइंडर 0 तो नहीं आ जा रहा, मतलब किसी संख्या से वो पूरी तरह डिवाइड तो नहीं हो जा रहा। अगर वो डिवाइड हो जा रहा है, मतलब ये कंडीशन इफ का ट्रू हो जा रहा है, तो प्रिंट कर देना सीधे कि ये जो है नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक? और क्या कर देना? प्रिंट कर देना ये आई टाइम्स नंबर, इस तरह से करके उसको ब्रेक कर देना वहीं पर। और अगर ऐसा नहीं होता, मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो गया, मतलब ऐसा कोई भी नंबर नहीं निकला जो जिसका जिसको डिवाइड करने पर, आई से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है? तब आप यहाँ पर करना कि ये जो है ये प्राइम नंबर है। ठीक, मैं ये चला के दिखाती हूँ। इसको मुझे पहले करना पड़ेगा रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद अब मैं इसको चलाती हूँ। इंडेंटेशन का खास ख्याल रखिए आप। अरे भाई, क्या दिक्कत हो गया है तुम्हारे साथ? ये प्रो, ये प्रोग्राम हो गया है सेट, तो इसको करते हैं रन। तो यहाँ पर देख रहे हैं, दे रहा है नंबर, उस नंबर को डालिए जिसको आप चेक करना चाहते हैं कि वो प्राइम है कि नहीं। जैसे कि मैं चेक करना चाहती हूँ, मान लो पहले तो कोई एक नंबर जो प्राइम नहीं है, मान लो 6। ठीक है? 6 मैं कर देती हूँ यहाँ एंटर। तो यहाँ पर देखो 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज 2 टाइम 3 इज 6, क्योंकि यहाँ पर बता रहे हैं कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये 6 आ जाता है। ठीक है? तो इस तरह से ये प्रोग्रामिंग को तो मैं क्वेश्चन से ही हटा रही हूँ।